नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास अंक। चक्षुदर्शी का हर अंक खास होता है क्योंकि उसमें लीक से हटकर कुछ मुद्दों पर बात होती है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं नेपाल के बारे में। नेपाल से हमारा जो भारत का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, इसलिए नेपाल को लेकर के भारतवासियों का चिंतित होना स्वाभाविक है। नेपाल में पिछले 3-4 दिन पहले यानी 9 सितंबर को 8-9 सितंबर को जो जैन जी आंदोलन हुआ, जो जैन जी की क्रांति हुई, यानी कि बिल्कुल युवा 26 साल तक के युवकों ने जो क्रांति की, तख्ता पलट किया, हिंसा की, और उसके बाद वहाँ अब अंतरिम सरकार बन गई है। और अंतरिम सरकार की मुखिया के रूप में जो CJN है यानी नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्रीमती सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। आपने देखा कि नेपाल में जो क्रांति हुई वो बड़ी अप्रत्याशित क्रांति थी। उसमें एक खास आयु वर्ग के जो युवक थे, 26 साल तक के युवक थे, जो जैन जी आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने ये क्रांति की। और ये क्रांति देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। और हिंसा में कितने लोग मारे गए ये आपको पता है। अभी तक जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके हिसाब से अभी भी लाशें मिल रही हैं। करीबन 50 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो गए, मारे गए। शहीद ही कहेंगे क्योंकि ये क्रांति थी। और इसके बाद जो लूटपाट, आगजनी बड़े पैमाने पे हुई वो अलग। आज भी मैं उस क्रांति की तस्वीरें देखता हूं तो सिहर उठता हूं। आपको भी मैं वो क्रांति की तस्वीरें फिर से दिखा देना चाहता हूं। देखिए, ये वो क्रांति की तस्वीरें हैं। ये जलता हुआ नेपाल है। इस आग में कोई नहीं बचा। पूर्व प्रधानमंत्री हों, उनकी पत्नी हों, बच्चे हों, मंत्री हों, पीटे गए, घर जलाए गए, अखबारों के दफ्तर जलाए गए। और लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। जैन जी जिस आयु वर्ग का क्रांतिकारी समूह था, उस आयु वर्ग से कोई क्रांतिकारी नेता नेपाल की सत्ता संभालने के लिए सामने नहीं आया। खुद जैन जी, जिन लोगों ने ये इतना सारा जोखिम लिया, देश को खतरे में डाला, देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को चौपट किया, और जिन मुद्दों को लेकर किया, भ्रष्टाचार है मुद्दा, कुशासन है मुद्दा, बेरोजगारी है मुद्दा, इन सबको लेकर के उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं श्रीमती सुशीला कार्की, वो 73 साल की हैं। वो इस आयु वर्ग से आती ही नहीं है। उनकी आयु वर्ग में, यानी क्रांतिकारियों की आयु वर्ग में, और जिनको आपने अंतरिम सरकार का मुखिया चुना है, उनकी आयु वर्ग में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि श्रीमती सुशीला कार्की भले ही नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हो, भले ही वो उनकी छवि एक अलग से भ्रष्टाचार विरोधी छवि रही हो, लेकिन उनके हाथ से जो 6 महीने तक जो अंतरिम सरकार चलेगी, वो देश के उन युवाओं की आकांक्षाओं पर शायद ही खरी उतर पाए जिन्होंने कि ये 8 और 9 सितंबर को नेपाल में क्रांति की थी। नेपाल सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, आपको मालूम है। भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस पर भारत की नज़र भी रहती है, चीन की नज़र भी रहती है। चीन की सीमाओं से भी वो घिरा है, भारत की सीमाओं से भी घिरा है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत की तो नज़र रहती है। एक ज़माने में राजतंत्र था नेपाल में। फिर राजतंत्र के खात्मे के बाद तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहाँ आईं। लेकिन पिछले 13-14 जो साल हैं वो बड़े बुरे गुजरे। इनमें कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, लेकिन किसी ने भी नेपाल को न तो स्थायित्व दे पाया, और न ही नेपाल की अर्थव्यवस्था को संभाल पाया, और न ही नेपाल को एक स्वतंत्र, एक संप्रभु राष्ट्र की तरह पहचान दी। और इसी का नतीजा है कि ये जो जैन क्रांति हुई पिछले 8 और 9 सितंबर को। लेकिन इस क्रांति से हासिल क्या हुआ? आखिरकार नेतृत्व तो आपने फिर उन्हीं बूढ़े लोगों को दे दिया जो कि इस क्रांति के लिए जिम्मेदार थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिन पर कुशासन के आरोप थे। अब मान लिया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बन गई हैं, लेकिन कि क्या वो इन 5-6 महीने में, जब तक कि फरवरी में आम चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक युवाओं की आकांक्षाओं पर खरी उतरेंगी? क्योंकि
उन्होंने शपथ ग्रहण करते ही जिस तरह से 2 आयोगों की जांच की घोषणा की है, 2 जांच आयोगों के गठन की घोषणा की है। पहला जांच आयोग तो ये जो 8 और 9 सितंबर को क्रांति हुई जैन जी की, इसमें जो हिंसा हुई उसकी जांच करेगी, और दूसरा आयोग जो है देश में जो भ्रष्टाचार के तमाम सारे मामले हैं उनकी जांच करेगी। तो क्या अंतरिम सरकार को ये हक है कि वो इस तरह के आयोग गठित करे? क्योंकि 6 महीने बाद जब चुनाव आए होंगे तब फिर दूसरी सरकार आ जाएगी, और वो सरकार इन आयोगों को कितना वजन देगी ये अभी से कहना मुश्किल है। और चलिए, जब हिंसा की जांच होगी तो पकड़े कौन जाएंगे? यही जैन जी, यही युवक जिन्होंने ये क्रांति की। क्योंकि अब जमाना बदला हुआ है, तकनीक का जमाना है, तो पुलिस ढूंढ ढूंढ कर वीडियो देख देख करके इन युवाओं को पकड़ेगी और फिर जेल में डाल देगी। यानी ये एक असफल क्रांति साबित होगी, लेकिन फिर भी उम्मीदों पर आसमान टिका हुआ है, लोग कहते हैं। अब जिन सुशीला कार्की को इस देश की अंतरिम कमान सौंपी गई है, आपको याद हो उन सुशीला कार्की के खिलाफ भी प्रचंड सरकार ने महाअभियोग का नोटिस दिया था, क्योंकि सुशीला कार्की ने जो नेपाल के पुलिस प्रमुख होते हैं, जिनको सरकार बनाना चाहती थी, उसको स्थगित किया था, उसके खिलाफ स्टे दिया था, और उससे सरकार नाराज हो गई थी, तो सरकार उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव ले आई थी। इससे पहले कि महाअभियोग प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई होती, श्रीमती सुशीला कार्की जो है सेवानिवृत्त हो गई, और वो उस महाअभियोग के इनके झंझट से बच गई। अब ये सही बात है कि श्रीमती सुशीला कार्की हो या उनके पहले के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा अधिकांश की भारत में हुई है। कोई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ के गया, कोई दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के गया, कोई और किसी विश्वविद्यालय से पढ़ के गया, तो उन सबका भारत प्रेम जग जाहिर है। बावजूद इसके जो अभी निवर्तमान प्रधानमंत्री थे, जिनकी सरकार के खिलाफ ये क्रांति हुई, KP शर्मा ओली साहब, वो चीन की ओर झुक गए थे। उनका झुकाव चीन की ओर था, लेकिन चीन की ओर झुकने से उन्हें नेपाल के अधोसंरचना विकास में तो मदद मिली, लेकिन वो भारत की आंख की किरकरी बन गए, और उन्होंने पद त्याग के बाद भी भारत के खिलाफ विषवमन करना बंद नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि क्या 6 महीने में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की इस जहर को जो जो युवाओं के मन में पिछली सरकार के खिलाफ था, उसे साफ कर पाएंगी? और क्या उनकी देखरेख में, उनके नेतृत्व में नेपाल में बहुत स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव हो पाएंगे? क्या नेपाल में नई सरकार जनाकांक्षाओं के अनुरूप चुनी जा सकेगी? ये बात के सवाल हैं। लेकिन हमें सुशीला कार्की के बारे में बार बार बात करनी पड़ती है, क्योंकि सुशीला कार्की ने अपने चुने जाने से पहले भारत के प्रति अपना प्रेम जो है वो दर्शाया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया, और आप देखेंगे कि इसके बदले में माननीय मोदी जी ने भी सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुने जाने के फौरन बाद बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि श्रीमती सुशीला कार्की एक एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन तय कर सकती हैं आने वाले कल के नेपाल के लिए, कि वो भारत के प्रति ज़्यादा झुके या चीन के प्रति झुके। यह एकदम नॉन अलाइन है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व पैदा करे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो क्रांति 2 दिन की हुई नेपाल में, इसमें अरबों नेपाली रुपए का नुकसान हुआ। अकेले होटल इंडस्ट्रीज को 25 अरब से ज़्यादा, 50 अरब का अनुमान है, लेकिन मोटे तौर पर 25 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो अभी तो इस अंतरिम सरकार की चुनौती ये है कि जो इस क्रांति में लोग झुलसे, जो इससे प्रभावित हुए, जो इस क्रांति के दौरान मारे गए यानी शहीद हो गए, घायल हुए, जिनके घर जला दिए गए, जिनके होटल जला दिए गए, उन सबको फौरी राहत कैसे पहुंचाएं, और उसके बाद आने वाले साल में जो फरवरी 26 में उनको आम चुनाव देश में कराना है, उसकी तैयारी कैसे करें। अब आपको ये अतीत में चूंकि झांकने की जरूरत पड़ती है जब कोई नया राष्ट्राध्यक्ष बनता है। तो मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि श्रीमती जो सुशीला कार्की है, इनके पतिदेव जो हैं दुर्गा प्रसाद सुवेदी साहब, ये भी राजनीति से संबंध रहे हैं। ये नेपाली कांग्रेस के नेता रहे हैं, और इन्होंने तत्कालीन राजशाही के खिलाफ
एक विमान विद्रोह किया था, एक रॉयल नेपाल का जो विमान था उसका अपहरण कर लिया था। बाद में उन्होंने 2018 पर में इसके बाबत एक किताब भी लिखी, यानी कि वो भी एक क्रांतिकारी हैं। और सुशीला जी का चूंकि एक ही लड़का है तो उसके को लेकर के सुशीला जी पर भाई भतीजेवाद के आरोप या पुत्र प्रेम के आरोप भी लग सकते हैं अगर वो इन 6 महीने में राजनीति में सक्रिय हुए या उन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान से कुछ हासिल करने की कोशिश की। अब ये देखना है कि ये जो श्रीमती सुशीला कार्की हैं ये नेपाल को पाल पाएंगी क्या। इन 6 महीनों में नेपाल का लालन पालन करना, पोषण करना, पुराने जख्मों को भरना, फिर से सेहतमंद करना सुशीला कार्की की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और ये चुनौती वो अकेले दम पर मेरे ख्याल से इसका सामना नहीं कर सकती। उन्हें इसके लिए अपने पड़ोसियों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो किससे मदद लेना पसंद करेंगी, भारत से या अपने चीन से। अब बगल में बांग्लादेश से तो कोई उनको वो मिलनी नहीं है मदद, क्योंकि बांग्लादेश खुद विप्लव की आग में झुलसा हुआ है। वहाँ भी 13 महीने पहले तख्ता पलट हुआ था। वहाँ का नेतृत्व भी आप देखिए, वहाँ जो तख्ता पलट हुआ वो भी नौजवानों ने किया। और नेतृत्व किसके हाथ में आया, एक 73 साल के बुढ़े के हाथ में जो अमेरिका पोषित है। और वो भी 13 साल में अभी नेपाल में चुनाव की व्यवस्था, माफ कीजिए, वो भी 13 साल में बांग्लादेश में आम चुनाव की, स्वतंत्र आम चुनाव की व्यवस्था नहीं कर पाया है। वहाँ आग की लपटें रह रहकर अभी भी उठ रही हैं। सांप्रदायिकता की आग भी है, बेरोजगारी की आग भी है। और वहाँ का जो नौजवान है वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जो नेपाल का जैन जी समुदाय है, समुदाय में इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक जनरेशन है पूरी 16 से लेकर 26 साल तक की, जिसकी के काठमांडू में प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी थी केपी शर्मा ओली साहब ने की सरकार ने। तो उस पीढ़ी ने काठमांडू को, राजधानी है नेपाल की, उसको बर्बाद किया। राजमहलों को जलाया, प्रधानमंत्री कार्यालयों को जलाया, राष्ट्रपति को जलाया। गनीमत यह है कि किसी को उन्होंने किसी पुराने जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको जान उनकी नहीं ली। एक पूर्व राष्ट्रपति के पूर्व प्रधानमंत्री जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी पत्नी की जरूर दुखद मौत हुई आग से जल जाने के कारण। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ जिस तरह से बांग्लादेश से शेख हसीना को भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी, ऐसा नेपाल में नहीं हुआ। नेपाल के जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो इस विप्लव के दौरान सेना के संरक्षण में रहे और सेना ने उनकी जान की हिफाजत की और वो दोबारा से राजनीति में भागीदारी के लिए तैयार हैं। अब सबसे बड़ा जो संकट है वो यही है कि इधर तो जो जैन जी है वो अपनी जीत का जश्न मनाना चाहती है और वो जश्न मना भी रही है। लेकिन वो ये जश्न क्यों मना रही है, उसे हासिल क्या हुआ है? वो तो केवल चेहरे बदले ना, पीढ़ी तो नहीं बदली। पीढ़ी तो वही 73-70 साल की ऊपर वाली नेपाल पर राज करने वाली है। तो क्या ये पीढ़ी इन जैन जी युवाओं की महत्वाकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर, इनके सपनों में रंग भरने के मामले में खरी उतर पाएगी? क्या सुशीला कार्की जी से ये उम्मीद इन युवाओं को है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर मुश्किलें ये कम नहीं होंगी। हो सकता है कि फरवरी 2026 आते आते मामला कुछ दूसरा रंग ले ले, बांग्लादेश की तरह आम चुनाव और आगे खिसक जाएं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो बदली हुई हालात में सत्ता प्रतिष्ठान का हिस्सा बन जाए। अब उसमें वामपंथी सोच के लोग भी हैं, उसमें समाजवादी सोच के लोग भी हैं, उसमें राष्ट्रवादी सोच के लोग भी हैं, उसमें हिंदूवादी सोच के लोग भी हैं, उसमें राजशाही सोच के लोग भी हैं। और क्योंकि उसकी सीमाएं, नेपाल की सीमाएं भारत के 2 बड़े राज्यों से, बिहार और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, तो इससे जो हिंदुत्व की हवा हिंदुस्तान में बह रही है वो भी चल के नेपाल में जाती है। आपने देखा होगा इस जैन जी क्रांति के दौरान काठमांडू की सड़कों पर कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी और योगी के पोस्टर, झंडे लिए मिले, मोदी मोदी करते हुए। कुछ जो गोदी मीडिया है वो इस तरह के वक्तव्य भी मोदी नेपाली जनता के दिखाने में मशगूल थी
कि नेपाल को भी मोदी जैसा नेता चाहिए। वो ये अलग चीज़ है कि ये जलती आग पर हमारे जो हिंदू भाई, हिंदू हिंदू नेता हैं, भाई नहीं कह रहा हूँ, हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, वो अपनी आग क्यों सेकना चाहते हैं? क्या ये मुमकिन है कि भारत नेपाल की इस बदली हुई परिस्थितियों में फिर से हिंदुत्व के बीज डाल के उनको अंकुरित करने की कोशिश करे? मुझे लगता है ये आसान नहीं है, क्योंकि नेपाल की जनता ने दूसरा स्वाद चख लिया है। नेपाल की जनता राजशाही भी देख चुकी है, नेपाल की जनता लोकतंत्र भी देख चुकी है, नेपाल की जनता वामपंथी प्रभाव भी अपने देश की सरकार पर देख चुकी है। तो ऐसे में उसे एक नई शासन व्यवस्था का, एक पारदर्शी, एक स्वच्छ, ईमानदार, जनहितैषी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जरूरत है। अब वो श्रीमती सुशीला कार्की की जो अंतरिम सरकार है, जिसमें अभी पूरा मंत्रिमंडल गठन हुआ नहीं है, कार्यकारी मंत्रिमंडल का गठन होगा, उस गठन के बाद अगले 6 महीने इस नेपाल के नए नेपाल के भविष्य को गढ़ने के लिए मिलेंगे सुशीला कार्की जी को। और अंतरिम चुनाव के बाद पता चलेगा, अंतरिम सरकार जब अगला चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा कि श्रीमती सुशीला कार्की, उनके पति या उनका बेटा राजनीति में सक्रिय रहेंगे या इन्हीं 6 महीनों तक देश की सेवा करके वापस अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन देखिए, सत्ता की जो चाशनी होती है वो इतनी मीठी होती है कि वो आदमी के अंदर कड़वाहट भर देती है। तो लोग इस कड़वी दवा को भी बड़े प्रेम से पीते हैं। तो सुशीला जी क्या निर्लिप्त होकर सत्ता से फरवरी 26 के बाद या जब भी आम चुनाव नेपाल में हो उसके बाद वापस चली जाएंगी या सक्रिय राजनीति में रहेंगी, ये यक्ष प्रश्न है। और इन प्रश्नों का जवाब हमें बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है। हम सब लोग, भारतीय लोग, नेपाली जनता के सुख समृद्धि शांति की कामना करते हैं। हमारी कामना है कि वहाँ एक लोकप्रिय और जनहितैषी सरकार सत्ता में आए, ताकि ये जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो पीढ़ियों के अंतराल से जो तकलीफ़ें नेपाल में सही हैं, उन तकलीफ़ों को दूर किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, और अगर आप चाहें कृपा करें तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और उसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।